हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में कॉकरोच के नर जनन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे कॉकरोच के नर जनन अंग। ठीक, तो अगर कॉकरोच के नर जनन अंगों को देखा जाए तो मुख्य रूप से 5 जो ऑर्गन्स अंग होते हैं वो नर जनन अंग बनाते हैं। पहला है एक जोड़ी वृषण। एक जोड़ी वृषण जो ऊपर होते हैं, देखो ये खंडों में व्यवस्थित रहते हैं। जितने खंडों में वृषण होता है उतने ही में होने चाहिए। चित्र बनाते टाइम आप ध्यान देना, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जितने भी खंड में ये वृषण स्थित है उतने ही में होने चाहिए। ठीक, तो एक जोड़ी वृषण मतलब 2 पाए जाते हैं। एक जोड़ी में 2 वृषण होते हैं। ठीक, तो 2 वृषण पाए जाते हैं। एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां भी एक जोड़ी, मतलब दोनों वृषण से एक एक शुक्रवाहिनियां आती हैं, तो मतलब 2 शुक्रवाहिनियां होती हैं। 2 वृषण होते हैं, 2 शुक्रवाहिनियां होती हैं। एक होती है स्खलन नलिका। ठीक, तो जो नीचे की ओर एक ऐसी कुंभाकार एक नली होती है, इसे हम कहते हैं स्खलन नलिका। और एक होती है छत्र रूपी नलिका। ठीक, तो छत्र रूपी नलिका होती है ये इधर जो मुख्य जनन अंग होता है। और लास्ट होती है फैलप ग्रंथि। फैलप ग्रंथि जो स्खलन नलिका होती है उसके साइड वाली ये होती है फैलप ग्रंथि, मतलब आगे वाली होती है स्खलन नलिका और पीछे क्या होती है, ये होती है फैलप ग्रंथि। ये कॉकरोच के मुख्य नर जनन अंग होते हैं। अब इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा इसमें लिख लेंगे। नर कांकरोच के जननांग, नर कांकरोच के जननांग एक जोड़ी वृषण, कौमा एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां, एक जोड़ी वृषण कौमा एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां, कौमा स्खलन नलिका, कौमा स्खलन नलिका, कौमा छत्र रूपी ग्रंथि, कौमा छत्र रूपी ग्रंथि, कौमा फैलप ग्रंथि, कौमा फैलप ग्रंथि, कौमा फैलप ग्रंथि तथा बाह्य जनांग होते हैं, तथा बाह्य जनांग होते हैं। अब पहले हेडिंग डालेंगे वृषण। पहली हेडिंग है वृषण। डायग्राम बना है, आपको नीचे इसका डायग्राम बनाना है लिखने के बाद।
तो बुक से देख के बना लेना। तो पहले लिखना है वृषण में ये उदर भाग के दोनों पार्श्वों में, ये उदर भाग के दोनों पार्श्वों में, ठीक। उदर भाग क्या होता है? बीच का भाग होता है। बीच के भाग के दोनों पार्श्वों में, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों पार्श्वों में, कॉमा तीसरे या चौथे खंड से, कॉमा तीसरे या चौथे खंड से आठवें खंड तक फैले, आठवें खंड तक फैले, एक एक प्रमुख नर जननांग होते हैं, एक एक प्रमुख नर जननांग होते हैं। मतलब तीसरे या चौथे खंड से आठवें खंड तक फैले रहते हैं वृषण शुक्र वाहिनियां सहित, ठीक। ये एक 3 या 4 से लेके 8वें खंड तक फैले रहते हैं। प्रत्येक वृषण, प्रत्येक वृषण तीन से 4 छोटे पिंडों, प्रत्येक वृषण 3 से 4 छोटे पिंडों में बटा होता है। प्रत्येक पिंड, प्रत्येक पिंड छोटे छोटे गोल थैलीनुमा पिंडकों, छोटे छोटे गोल थैलीनुमा पिंडकों में बटा होता है। पिंडकों में बटा होता है। पूरे वृषण में ये पिंडक, पूरे वृषण में ये पिंडक एक महीन धागे नुमा, एक महीन धागे नुमा शुक्र वाहिनी के इधर उधर होते हैं, शुक्र वाहिनी के इधर उधर होते हैं। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे शुक्र वाहिनियां। शुक्र वाहिनियां, दोनों वृषणों से एक एक शुक्र वाहिनियां निकलती है। अब इसमें लिखना है प्रत्येक वृषण की शुक्र वाहिनी, प्रत्येक वृषण की शुक्र वाहिनी शरीर के पिछले सिरे के पास तक फैली रहती है, शरीर के पिछले सिरे के पास तक फैली रहती है। फिर दोनों शुक्र वाहिनियां, फिर दोनों शुक्र वाहिनियां आगे की ओर मुड़कर, दोनों शुक्र वाहिनियां आगे की ओर मुड़कर आठवें खंड में परस्पर मिल जाती हैं, आठवें खंड में परस्पर मिल जाती हैं।
मतलब क्या है कि ये जो दोनों शुक्रवाहिनियां जो वृषण से निकलती हैं इधर से 8वें खंड में, मतलब सही से बनाना आप लोग, 8वें खंड में ये मुड़ जाती हैं और ये एक दूसरे से मिल जाती हैं। और स्खलन नलिका में खुल जाती हैं, और स्खलन नलिका में खुल जाती हैं। जहाँ पर ये मुड़ती है उसी के जस्ट नीचे होती है स्खलन नलिका। ये दोनों क्या होती है, शुक्रवाहिनियाँ इसी स्खलन नलिका में खुल जाती हैं। नीचे की ओर जो ये नलिका गई है इसी को कहते हैं स्खलन नलिका। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना है स्खलन नलिका। तीसरी हेडिंग है स्खलन नलिका। स्खलन नलिका लंबी तुम्बाकार, स्खलन नलिका लंबी तुम्बाकार एवं संकुचनशील नलिका होती है। तुम्बाकार एवं संकुचनशील नलिका होती है। शुक्रवाहिनियों के मिलन स्थान से, शुक्रवाहिनियों के मिलन स्थान से, मतलब जो स्खलन नलिका होती है जहाँ पर शुक्रवाहिनियाँ मिलती हैं, इनके मिलन स्थान से ये पीछे की ओर जहाँ पर नर जनन अंग होते हैं सीधे वहाँ पर खुलती है। ठीक, तो इसमें लिखना है शुक्रवाहिनियों के मिलन स्थान से मध्य रेखा में पीछे बढ़कर, मध्य रेखा का मतलब होता है बीच से, जो दोनों पार्श्व होते हैं उनके मध्य से, बीच से, मध्य रेखा में पीछे बढ़कर यह शरीर के पश्च छोर, यह शरीर के पश्च छोर पर नर जनन छिद्र, पश्च छोर पर नर जनन छिद्र से बाहर खुल जाती हैं। नर जनन छिद्र से बाहर खुल जाती हैं, मतलब सीधे जाती हैं मध्य से होती हुई, और नर जनन छिद्र जो होता है सीधे बाहर की ओर खुलती हैं। अब आगे जो नेक्स्ट है छत्र रूपी नलिका, चौथी हेडिंग है छत्र रूपी नलिका। छत्र रूपी नलिका, चौथी हेडिंग डालना है आपको छत्र रूपी नलिका या यूट्रिकुलर डालना हो तो डाल लेना। इसमें लिखना है यह शुक्रवाहिनियों के शुक्रवाहिनियों के मिलन स्थान पर स्थित बड़ी सी सफेद सहायक ग्रंथि होती है, सफेद सहायक ग्रंथि होती है।
इसमें 3 प्रकार की अनेक छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। इसमें 3 प्रकार की अनेक छोटी छोटी थैलीनुमा नलिकाएं होती हैं। 3 प्रकार की अनेक छोटी छोटी थैलीनुमा नलिकाएं होती हैं। ठीक, तो ये छत्र रूपी नलिका होती है ऊपर, या छत्र रूपी ग्रंथि कहते हैं। इनमें 3 प्रकार की छोटी छोटी रचनाएं होती है। जो अंदर का हिस्सा होता है इसे छोटी नलिकाएं कहते हैं। जो अंदर बिंदु के जैसी रचनाएं होती हैं इन्हें छोटी नलिकाएं कहते हैं। और बाहर की ओर जो फाइबर मतलब उंगलियों की जैसी संरचनाएं निकली होती हैं इन्हें कहते हैं लंबी नलिकाएं। ठीक, और जो छोटी नलिकाएं होती हैं वो अंदर की ओर होती हैं और लंबी नलिकाएं जो होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं। चित्र में आपको साफ दिखाई दे जाएगा। जो लंबी नलिकाएं होती हैं वो उंगली जैसी होती हैं और छोटी नलिकाएं होती हैं बीच में होती हैं। तो तीनों हम लिख लेंगे सीधे एक एक नंबर डाल के, तीनों ए बी और सी ऐसे नंबर डाल के तीनों लिख लेंगे। तो पहली लिखना है लंबी ग्रंथि, लंबी ग्रंथिल नलिकाएं, सीधा लिख लेना ए नंबर डाल के लंबी ग्रंथिल नलिकाएं। बी नंबर डाल के लिख दो छोटी ग्रंथिल नलिकाएं, लंबी ग्रंथिल नलिकाएं। बी नंबर डाल के लिख दो छोटी ग्रंथिल नलिकाएं। और तीसरा जो होता है वो होता है शुक्रात है। ये पूरा मिलके क्या बनाता है? शुक्रात है। इसी के अंदर जो शुक्राणु स्थित होते हैं। तीसरी है सी नंबर में लिख लो शुक्रास है। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। तीसरा नंबर लिख लो शुक्रास है। ठीक, इतना ही लिखना है बस। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी 4 हो गई। 5वीं हेडिंग है फैलिप ग्रंथि। 5वीं हेडिंग लिख लो फैलिप ग्रंथि। फैलिप ग्रंथि, इसमें लिखना है यह स्खलन नलिका के, यह स्खलन नलिका के अधर तल की ओर, यह स्खलन नलिका के अधर तल की ओर यह स्खलन नलिका के अधर तल की ओर लंबी चपटी एवं तुम्बाकार, लंबी चपटी एवं तुम्बाकार सहायक ग्रंथि होती है। ठीक, जो स्खलन नलिका होती है इसके जस्ट साइड में अधर भाग से एक फैलिप ग्रंथि होती है जो यहीं से निकली होती है। तुम्बाकार का मतलब होता है एक तुम्बक होता है जो बजाने वाला होता है, वो ऐसे होता है, इसलिए इससे आवाज आती है। इधर से फूंकते हैं तो इधर से बहुत तेज आवाज आती है। तो तुम्बाकार ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए बोलते हैं उसे तुम्बाकार। इसका अगला चौड़ा भाग, इसका अगला चौड़ा भाग छठे उदर खंड में कुछ दाहिनी ओर होता है। छठे उदर खंड में कुछ दाहिनी ओर होता है।
ठीक, इतना ही लिखना है बस। अब लास्ट हेडिंग है, कुछ बाह्य जननांग भी पाए जाते हैं जो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं, बाहर अगर देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं। ये जननांग जो होते हैं वो अंदर होते हैं, अंदर के स्ट्रक्चर में होते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते। और कुछ जो नीचे पाए जाते हैं इतने, ये बाह्य जननांग होते हैं जो बाहर की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बाह्य जननांग। बाह्य जननांग, इसमें लिखेंगे शरीर के पश्च छोर पर, शरीर के पश्च छोर पर शरीर के पश्च छोर पर नर जनन छिद्र के निकट, नर जनन छिद्र के निकट, नर जनन छिद्र के निकट कुछ बाह्य जननांग पाए जाते हैं। कुछ बाह्य जननांग पाए जाते हैं। ये सभी नर के बाह्य जननांग होते हैं, ये सभी नर के बाह्य जननांग होते हैं। जैसे जैसे दाहिना फेलोमियर, दाहिना फेलोमियर, कोमा बायां फेलोमियर, दाहिना फेलोमियर, कोमा बायां फेलोमियर, कोमा अधर फेलोमियर, कोमा अधर फेलोमियर। ये तीनों जो अंग होते हैं वो बाहर दिखाई दे जाते हैं। चित्र में बना है, ये जो साइड वाला होता है ये होता है दायां फेलोमियर और इस साइड होता है बायां फेलोमियर। ठीक, अधर फेलोमियर होता है ये इसके नीचे वाला, दाहिने फेलोमियर के नीचे वाला होता है अधर फेलोमियर। ये सभी बाह्य जननांग होते हैं जो बाहरी तौर पर दिखाई दे जाते हैं। अब एक और छोटी सी हेडिंग लिखना है, नर जननांगों की कार्य की, नर जननांगों की कार्य की, कि नर जननांग जो होते हैं वहां पर शुक्राणु कहाँ बनते हैं और कहाँ से बनते हुए आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसकी कार्य की में होता क्या है कि जो नर जननांग होते हैं वो वृषण में बनते हैं। ठीक, तो जो नर के नर जननांग होते हैं उसमें शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। वृषण से होते हुए वो शुक्रवाहिनी से होते हुए कहाँ जाते हैं, शुक्राशय, इधर एकत्रित हो जाते हैं, शुक्राशय में एकत्रित हो जाते हैं। फिर शुक्राशय से जब वो निकलते हैं तो स्खलन नलिका से होते हुए सीधे जो नर के बाहरी अंग होते हैं उधर से ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो सीधी सीधी क्रिया विधि होती है कि वृषण में शुक्राणु बनते हैं और शुक्र नलिका से होते हुए शुक्राशय, इधर होता है शुक्राशय, इसमें एकत्रित हो जाते हैं, फिर स्खलन नलिका से बाहर की हो जाते हैं। तो जो शुक्राणुओं की कार्य की होती है कि किस प्रकार से बनते हैं और कहाँ से जाते हैं वो कल के वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो जो नर जननांगों की कार्य की कैसी होती है, कि कार्य कैसे करते हैं वो कल बताएंगे। आज सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक।